Good morning, students. And today I'm going to start the chapter number 3, the making of the global world. Global माने होता है वैश्विक, वैश्विक संसार की का बनाना, उसका निर्माण। अब सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। ये वैश्वीकरण एक इकोनॉमिक सिस्टम है विच इज़ हार्डली 50 ईयर्स ओल्ड। 50 साल से ज़्यादा ये पुराना नहीं है। बट द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ टेकन मैनी मोर ईयर्स। लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। टू अंडरस्टैंड दिस हिस्ट्री, और इस इतिहास को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। अगर ग्लोबल वर्ल्ड को समझना है तो मैं ट्रेड, माइग्रेशन, पीपल सर्च फॉर वर्क एंड द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल, इन सारी चीज़ों को समझना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेस थ्रू विच, बहुत सारी हमें फेजेस समझनी पड़ती हैं, थ्रू विच आवर वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व्ड, जिन प्रोसेस से होकर के हमारी दुनिया आगे गई है। अब है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। जो मॉडर्न है, मॉडर्न वर्ल्ड से पहले क्या था, मॉडर्न के पहले क्या था, उसको प्री कहते हैं। जैसे प्री नर्सरी कह दिया जाए तो नर्सरी से पहले क्या होता है, वो सारी चीज़ें। ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव स्टैटली बिकम मोर इंटरलिंक। आज की दुनिया में मानव का जो समाज है बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हो गया, एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो गया है। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, आदिकाल से या पूरा प्राचीन काल से लिखा है कि ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पुजारी कहते हैं, पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री, ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस, बहुत लंबी लंबी दूरियाँ ये लोग तय करते रहें फॉर वेरियस रीजन्स, लाइक टू गेन नॉलेज, किसके लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए, मोर अपॉर्चुनिटीज, अधिक अवसर देखने के लिए, रिलीजियस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, धार्मिक और या आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए, आर टू एस्केप फ्रॉम इल ट्रीटमेंट, या कहीं किसी के साथ कोई इंटॉलरेंस हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है तो उसकी वजह से लोग जाते हैं। दे कैरी विद देमसेल्व्स, और अपने साथ लेके आ जाते गुड्स, मनी, आइडियाज़, स्किल्स, कौशल जिसको कहते हैं, वैल्यूज़, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेज, ये भी ले जाते हैं। जैसे कोरोना में क्या हुआ, ये जर्म्स और डिसीज ही तो ले गए। बाय द 13वीं सेंचुरी, 13वीं शताब्दी तक क्या स्ट्रॉन्ग लिंक वॉज इस्टेब्लिश बिटवीन द कंट्रीज। 13वीं शताब्दी तक ये हुआ था कि विभिन्न देशों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक इस्टेब्लिश हो गई थी। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्क रूट पूछा भी बहुत जाता है, रेशम कमार, और इसका नाम ही इसीलिए पड़ा था कि इस रूट से सिल्क का ट्रेड होता था, सिल्क का व्यापार होता था, इसलिए इसको सिल्क रूट्स कह दिए। द सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द प्री मॉडर्न ट्रेड। अगर प्री मॉडर्न ट्रेड का एग्जाम्पल कोई पूछा जाए, कल्चरल लिंक्स का एग्जाम्पल कोई पूछा जाए बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे पहले लिंकिंग एशिया, यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका, ये एग्जाम्पल आएगा। एशिया को यूरोप से जोड़ना एंड नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ना, ये कब हुआ, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हुआ था। अलॉन्ग द सिल्क रूट्स द सिल्क कार्गोस फ्रॉम चाइना, सिल्क रूट्स के साथ क्या होता है कि सिल्क के कार्गोस चाइना से, इंडिया से, इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम यूरोप, यूरोप से सोना चांदी, वर कैरी टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द, पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, पार्ट्स होना चाहिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड along these routes। और इन्हीं रास्तों से क्या होता था, बुद्धिस्ट प्रीचर्स, बुद्धिस्ट शिक्षक, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लेटर ऑन, बाद में क्या हो, मुस्लिम प्रीचर्स ट्रेवल, ये सारे लोग इसी सिल्क रूट से ट्रेवल किया करते थे। दीज रूट्स प्रूव टू बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड, और ये रास्ते बहुत ही मजबूती के साथ सिद्ध हुए हैं कि ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सिल्क रूट इसलिए केवल व्यापार के लिए नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम प्रीचर्स आए और क्रिश्चियन मिशनरीज भी आई, बुद्धिस्ट प्रीचर्स भी आए। फूड ट्रेवलर्स, न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस, फूड ट्रेवल्स, खाद्यान्न की जिसको यात्रा कह सकते हैं, और इसमें क्या हुआ कि न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुए। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे विजिटेड, और सबसे अहम काम इन्होंने क्या किया, व्यापारियों और यात्रियों ने नई फसलों का इंट्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह किया। जैसे फूड लाइक पोटैटोस, सोया, ग्राउंड नट्स, मैच, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटो, शकरकंद कहते हैं, बट इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रिस्टोफर कोलम्बस। क्रिस्टोफर कोलम्बस ने जब अमेरिका की डिस्कवरी की तो ये सारी चीज़ें भी उसने इंट्रोड्यूस की। नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना, नूडल्स कहाँ गया, चाइना से वेस्ट में पहुँचा, एंड बीकेम स्पाघेट्टी, पता नहीं न्यू वर्ड है, इट इज़ अ न्यू वर्ड। द यूरोप्स पुअर बिगैन
यूरोप के जो गरीब लोग थे बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोटैटोज। और जब पोटैटो की डिस्कवरी हुई तो यूरोप के लोग बहुत ही अपने को खुशी या सुखदार महसूस करने लगे। अराउंड 1 मिलियन पीपल डाइड ड्यूरिंग ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन। और करीब करीब कहते हैं कि 1 मिलियन लोग मरे भी थे जब ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन मीन्स अकाल जब पड़ा था। और ये 1845 टू 1849 में पड़ा। कंक्वेस्ट जीतना, डिसीजेस बीमारी, ट्रेड व्यापार। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड द सी रूट टू। ऐसा हुआ जब यूरोपियन नाविकों ने फाउंड ए सी रूट, एक समुद्री रास्ता पाया टू एशिया के लिए और अमेरिका के लिए इन 16th सेंचुरी। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड छोटा पड़ गया। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, व सेंट्रल टू द ट्रेड, और सारा व्यापार इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होकर ही हुआ करता। बट द एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प, जब यूरोपी इसमें प्रवेश कर गए इससे क्या हुआ, व्यापार फैल गया यूरोप की तरफ। द स्पेनिश एंड पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन, ये अहम पॉइंट है। स्पेनिश और पुर्तगाली ही पहले यूरोपियन थे टू कन्कर अमेरिका, जिन्होंने अमेरिका को जीता। इन मिड 16th सेंचुरी क्या हुआ, प्रीशियस मेटल, महंगी धातुएं, सिल्वर फाउंड इन द मंच ऑफ द पेरू एंड मैक्सिको, जो पेरू और मैक्सिको की खाड़ी में पाई जाती थी, इनहेंस्ड यूरोप्स वेल्थ, इससे यूरोप का पैसा बढ़ा। एंड फिनेंशियल स्ट्रेट्स विद एशिया, और एशिया के साथ अपना व्यापारिक समझौता करने लगा। लीजेंड्स स्प्रेड अबाउट इवन डोरेडो द फेबल्ड सिटी, और बहुत सारी कहानियाँ भी मिलती हैं डोरेडो के बारे में। ये एक फेबल्ड यानी काल्पनिक शहर था ऑफ गोल्ड इन साउथ अमेरिका, ऐसा है नहीं कोई ये। द कन्कर ऑफ अमेरिका वॉज पॉसिबल, अमेरिका इसलिए जीत जा सका एज द डेडली डिसीज स्मॉल पॉक्स decimated whole communities of America's original inhabitants। अमेरिका इसलिए जीत जा सका कि वहाँ को ये एक बहुत ही घातक स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी वहाँ लोगों में फैली और इससे लोग अवसादग्रस्त हो गए। वो हैड नो इम्यूनिटी, और इस स्मॉल पॉक्स के लड़ने के लिए उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी, मतलब पावर नहीं थी अगेंस्ट दिस डिसीज। एज ए रिजल्ट परिणाम क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियन मूव टू अफ्रीका, बहुत सारे यूरोपियन अमेरिका में आए। एंड स्लेव्स आए, स्लेव्स कैप्चर्ड इन अमेरिका, बहुत सारे गुलामों को पकड़ लिया गया अफ्रीका में जो वर्क करते थे इन प्लांटेशन ऑफ द कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट। यूरोप इमर्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं यूरोप जो है बहुत बड़ा वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन के निकला जो आज तक भी कायम है। द 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 1815 से 1914 तक क्या हुआ। इन द 19th सेंचुरी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरैक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वेज। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाने लगा। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जिनके पास इकोनॉमिक चीज़ें थी, पॉलिटिकल पावर थी, सोशल पावर थी, कल्चरल पावर थी, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जिनके पक्ष में थे, वही लोग व्यापार कर पाए। इट चेंज द सोसाइटी, और इसकी वजह से समाज बदल गया। एंड रीशेप्ड एक्सटर्नल रिलेशंस इमेंसली, और जिसका व्यापार बढ़ गया तो उसके एक्सटर्नल यानी बाह्य संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट फॉर फ्लोस विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक चेंजेस। जो अर्थशास्त्री हैं ये 3 तरीके के मूवमेंट बताते हैं या फ्लोस बताते हैं विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में जो चेंज आते हैं जो या आंदोलन बनता है वो 3 चीज़ों की वजह से होता। बहुत अहम बात है। पहला क्या है, द फ्लो ऑफ ट्रेड इन गुड्स, व्यापार फैले, स्पेशली क्लॉथ एंड व्हीट का, कपड़ों का व्यापार, और व्हीट माने गेहूँ का व्यापार। द फ्लो ऑफ लेबर ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल, लेबर का फ्लो कब होता है, जब लोग माइग्रेशन करते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की तलाश में, तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी, कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पूंजी। पूंजी कब एक जगह से दूसरी जाती है, फॉर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए पूंजी जाती है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो अगर पूंजी का इन्वेस्टमेंट होता है, पूंजी का मूवमेंट होता है, तभी लोगों का मूवमेंट होता है। ऑल 3 फ्लोस, ये 3 तरीके के फ्लो का मतलब यहाँ पे मूवमेंट, पलायन, वर क्लोजली इंटरवोवन, एक दूसरे से बहुत ही कायदे से जुड़े हुए हैं। एंड अफेक्टेड पीपल्स
लिप्स, इनकी वजह से लोगों का जीवन सिग्निफिकेंटली मैंने बहुत ही अधिक तरीके से प्रभावित हुआ। ए वर्ल्ड इकोनॉमिक टेक शेप्स, और इन सारी चीज़ों से वजह से होता क्या है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक नया रूप ले लेती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैड इंक्रीज्ड डिमांड, दो चीज़ों की वजह से, एक तो उद्योगीकरण और पॉपुलेशन में वृद्धि की वजह से क्या बढ़ गई, डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, खाद्यान्नों में की मांगें बढ़ी इन ब्रिटेन इन दी लेट 18th सेंचुरी। दिस सिचुएशन रेस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स प्राइस, और वजह क्या हुई, फिर खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ गई। कॉर्न लॉस एंड इट्स इफेक्ट्स, और फिर अनाजों से संबंधित कुछ कानून बनाएगा, उनका क्या प्रभाव पड़ा। ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम दी लैंड ओनर्स, जमींदारों की तरफ से जो दबाव था, द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न, गवर्नमेंट ने कॉर्न पे यानी अनाज पे प्रतिबंध लगा दिया। दिस लॉस वेर कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉस, और ये सारे कानून कॉर्न लॉस कहे जाते थे आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉर्न लॉस। और इन कानूनों के बन जाने के बाद फूड प्राइसेस बिकेम एक्सॉर्बिटेंट, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। एक्सॉर्बिटेंट माने बहुत ज़्यादा हो जाना। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पीपल लिविंग इन टाउन्स वर अनहैप्पी विद गुड प्राइस, इन कीमतों से वो खुश नहीं थे, व्यापारी भी नहीं खुश थे। दे पोस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डाला टू एबॉलिश द कॉर्न लॉस, एबॉलिश माने समाप्त कर देना, ये जो कॉर्न लॉस है इनको समाप्त किया जाए। आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉस, और क्या हुआ, इन नियम कानूनों की समाप्ति के बाद फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन, और उसके बाद फूड को ब्रिटेन में भेजा जा सकता था एज मच चीपर रेट्स, मतलब सस्ते दामों पर देन बिफोर, पहले की अपेक्षा। तो ब्रिटिश एग्रीकल्चरल वॉज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट्स, और ब्रिटेन की जो खेती थी वो इस लायक नहीं थी कि इम्पोर्ट का कंपटीशन कर सके। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर अनकल्टिवेटेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लिवलीहुड, जैसा आज नहीं हो रहा उसी तरीके उस ज़माने में भी बहुत सारे लोगों के रोज़गार गायब हो गए। लिवलीहुड का मतलब यहाँ रोज़गार या जीविका कह लीजिए। दे केम टू द सिटीज़, वे शहरों में आए इन सर्च ऑफ वर्क्स, मतलब काम की तलाश में, और माइग्रेटेड ओवरसीज या समुद्र के पार चले गए, शिफ्ट हो गए। वजह क्या थी, सर्च ऑफ वर्क। तो इफेक्ट्स ऑफ द एबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉस, जो कानून हटाए गए, ये कॉर्न लॉस हटाए गए, तो इसका परिणाम क्या हुआ, पहला क्या हुआ, एज फूड प्राइसेस फेल, खाद्यान्नों की कीमतें गिरी। कंजप्शन इन ब्रिटेन इंक्रीज, खपत, कंजप्शन माने होता खपत, ब्रिटेन में खपत बढ़ी। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू द हायर इनकम्स, तो फिर ब्रिटेन वालों की कीमतें भी बढ़ी, उनकी इनकम बढ़ गई, एंड मोर डिमांड फॉर फूड, और फूड की ज़्यादा मांग होने लगी। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप में क्या कह रहे हैं कि रशिया जैसे अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, लैंड वॉज क्लियर टू कल्टिवेट मोर, वहाँ बहुत सारे जंगलों को साफ कर दिया गया, काहे लिए, टू कल्टिवेट मोर फूड ग्रेन्स, ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादित हो सके, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ ब्रिटेन, ताकि ब्रिटेन में खाद्यान्न की मांगों को पूरा किया जा सके। न्यू रेलवेज एंड हार्बर्स, नई रेलवे लाइन बिछाई गई, हार्बर्स माने बंदरगाह वर नीडेड टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड मोर होम्स, जब वर्कर बढ़ गए तो उनको घरों की ज़रूरत पड़ी, उनको सेटलमेंट्स की ज़रूरत। ऑल दिस एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड कैपिटल, और सब में एक ही चीज़ है, कैपिटल माने पूंजी और लेबर, जहाँ दो चीज़ें होती हैं वहाँ ही व्यापार पनपता भी है। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फिनेंशियल सेंटर सच एस लंदन, और कैपिटल यानी पूंजी लंदन से दूसरी तरफ जाने लगी। ड्यू टू डिमांड फॉर लेबर की मांग की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल ई माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, बहुत सारे लोग ई माइग्रेटेड हो गए यूरोप से अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में हो गए इन दी 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ ए बेटर लाइफ। तो बाई दी 1890 तक एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है डेवलप। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता, फूड केम फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, और यहाँ इंडिया में भी पहले होता था, आज़ादी के पहले ये भी होता था कि खाद्यान्न आया करता था यहाँ। सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंजेस, ये नाटकीय परिवर्तन हुए दो ऑन अ स्मॉलर स्केल, हुए छोटे पैमाने पर। अकॉर्डिंग टू वेस्ट पंजाब में भी ये परिवर्तन हुए। इंडिया में कहा द ब्रिटिश रूलर्स ट्रांसफर्ड पंजाब इनटू अ फर्टाइल एग्रीकल्चरल, और अंग्रेज़ों ने ये फ़ायदा भी किया, पंजाब की खेती को बहुत ही उपजाऊ बना दिया बाय डेवलपिंग इरिगेशन सिस्टम। उन्हीं की देन है, उनकी वजह से इरिगेशन सिस्टम यहाँ डेवलप किया फॉर ग्रोविंग व्हीट एंड कॉटन फॉर एक्सपोर्ट। इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे।